नमस्कार साथी, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथी आज का जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, जो कि हम आपके लिए वह टॉपिक लेकर आए हैं, वह सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि साइंस में सबसे अधिक यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। वो है आपका जीव विज्ञान, बायोलॉजी। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम आपको बता दें साथी कि बायोलॉजी के वो सारे प्रश्न जो बीपीएससी अब तक पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लेकर आए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से आपको बायोलॉजी में कंफर्म फिर से बीपीएससी आयोग के द्वारा 2-3 प्रश्न 100% दोहराने जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बीपीएससी 65वीं लिखा हुआ है, 67वीं, 68वीं, जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे बीपीएससी के द्वारा जीव विज्ञान में पूछे गए प्रश्नों को हम आज करने वाले हैं। तो इतना कीजिएगा साथी कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% आएंगे। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा साथी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, और आप सभी एक बार शेयर कर दें सेशन को। साथियों स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला है साथियों कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? यह आप देख रहे होंगे साथियों, आपके समक्ष इस प्रकार से है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, डार्विन ने लिखी है। ठीक है, डार्विन ने लिखी है साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। साथियों द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक जो है वह डार्विन के द्वारा लिखी गई है। और चार्ल्स डार्विन जो है वह इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे, यह याद रखिएगा। ठीक है, जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या फिर साथियों प्राकृतिक वर्णनवाद के नाम से भी जाना जाता है, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी जाना जाता है साथियों। तो इस प्रकार से आप लोग नाम को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके पश्चात कह रहा है कि मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय साथियों मेटाबॉलिज्म नियंत्रण करता है? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म के लिए। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। साथियों जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन अंगनाशक से अतः स्रावित होता है। और साथियों यह हार्मोन्स एक प्रकार की प्रोटीन की तरह साथियों जो ग्लूकोज स्तंभा या नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। वहीं साथियों इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। और ग्लूकोज जो है वो कार्बन हाइड्रेट का एक स्वरूप है। तो इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए बायोलॉजी में साथियों आप सभी को पता होगा कि सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। और इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बायोलॉजी की क्लास में कम से कम पेशेंस बनाए रखेंगे। थोड़ा सा लंबा लेक्चर जा सकता है लेकिन पेशेंस बनाए रखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। निम्नलिखित में से साथियों एंटीबायोटिक है कौन है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपके समक्ष इस प्रकार से है। और साथियों जब भी ऑप्शन नंबर ई आता है तो हम लोग तथ्यों की ओर बात ज़्यादा फोकस करते हैं। साथियों यहाँ पे देखिएगा, साथियों उपयुक्त विकल्पों में से पेनिसिलिन तथा सल्फाइडाइजिस, यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों, सल्फाइडाइजिस एंटीबायोटिक एवं बायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अतः अभिष्ट उत्तर नंबर ई जो है साथियों यह उपयुक्त में से एक से क्या हो जाएगा, अधिक सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे साथियों। अर्थात हम लोग कह सकते हैं इसमें सारे जो हैं साथियों यह आपका सही आंसर होगा। चलिए उसके पश्चात बात किया जाए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है, क्या वह गेहूं है, जौ है, चावल है या फिर मक्का है? साथियों चावल जो है वह कार्बोहाइड्रेट है। आप सभी को पता होगा कि चावल को ज़्यादा ग्रहण करने से कार्बोहाइड्रेट होता है, आप सभी को ये चीज़ पता होगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा तथ्यों की ओर साथियों, तो यहाँ ध्यान देंगे। ठीक है, सीखिए साथियों, चावल जो है वह कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। ठीक है, 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम क्या होता है साथियों, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं साथियों कि हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो लगभग प्रतिदिन जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो कितना अधिक होता होगा।
चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज तथा साथियों फाइबर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। कीट संवर्धन क्या है साथियों? कीट संवर्धन क्या है? क्या वह कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान है, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान है, या फिर कीटों को मारने का विज्ञान है? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे यह कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है, एक पद्धति है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए जान लेते हैं। कीट संवर्धन जो है साथियों, कीटों जैसे केंचुआ, ठीक है, मतलब साथियों कीड़े मकोड़े की बात की जा रही है कि वृद्धि करने का यह विज्ञान है, जिसमें केंचुआ कृषकों की मात्रा में साथियों क्या होता है, कृषकों के मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है इसे। केंचुआ जो है वह खाद्य या वर्किंग पोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एवं उत्तम जैव उर्वरक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? साथियों जेनेटिक्स जो है वो आप लोग कई बार इस चीज़ को पढ़े होंगे, क्लास 10th क्लास 8 में भी इस चीज़ पढ़ने को मिलता है। यह क्या है? तो अनुवांशिकता और विवरण है, ठीक है। चलिए आगे बात किया जाए साथियों। आगे है जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों के जीनों और अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। साथियों जेनेटिक्स के जो कहीं ना कहीं आविष्कार जो किए थे वह कौन थे? जेनेटिक्स का सबसे पहले खोज किन्होंने किया था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अनुवांशिकता का गुरु किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा जरूर से। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तथा या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? चलिए जान लेते हैं साथियों। इसका सही आंसर होगा पराध्वनि तरंगों का, ठीक है। पराध्वनि तरंगों का हम आपको जब तरंग के बारे में पढ़ाए थे ऑब्जेक्टिव में, तो आपको साथियों वहाँ पे बताया गया था। चलिए जान लेते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के हेतु साथियों अल्ट्रासाउंड तकनीकी के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। कहता है निम्न में से कौन सा एक कच्चा फल नहीं है? साथियों कच्चा फल नहीं है, क्या वह सेब, खजूर, अंगूर या फिर आलूबुखारा? कौन सा इसमें से सही होगा? साथियों सेब जो है वह क्या होगा? तो वह साथियों सच्चा फल नहीं है। क्षमा चाहेंगे साथियों, थोड़ा सा हम कच्चा फल पढ़ दिए थे, ठीक है। तो यहाँ क्या है? सच्चा फल नहीं है। चलिए जान लेते हैं साथियों इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में। ध्यान दीजिएगा, जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं तो ऐसे फल को असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल हो गया, काजू हो गया और नट्स हो गया, पेड़ हो गया, ये सभी क्या है साथियों? तो ये सभी सच्चा फल के अंतर्गत आते हैं। चलिए लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? साथियों जो लौंग है वह आपका शुष्क पुष्प कलिए होगा, ठीक है। लौंग आप देखते होंगे साथियों इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो वह क्या हो गया? एक प्रकार से कली ही हो गया, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। साथियों लौंग यूनिजिक कैरिफोर्टाइलेटा साथियों का नामक माध्यम कद वाले एक सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिदा होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए लौंग एक मसाला है, पौधा के विकास, लौंग एक मसाला पौधा के विकास भाग से प्राप्त होता है। वह किस भाग से होता है? तो याद रखेंगे फूल की कली। चलिए साथियों लौंग जो है वह क्या है? तो बंद कलियां या फिर पुष्प कलियां हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा तो ये चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारण इत्यादि में किया जाता है। और लौंग के जो पौधे हैं साथियों यह क्या है? तो वनस्पतिक नामक साइलिसियम एरोमेटिक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे जो कुल मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। और साथियों इनका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि लौंग का जो जन्म स्थल है या फिर सर्वप्रथम लौंग कहाँ पाए गए थे? तो इंडोनेशिया में पाए गए थे। इसका उपयोग समस्त विश्व किया है। और साथियों यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसको क्या है साथियों? तो जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है और इसकी पत्तियां सबसे क्या होती है? तो बड़ी एवं अंडाकार होती है। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे। अब कह रहा है कि अदरक तना है, जड़ी है नहीं है, क्योंकि क्या है साथियों? क्योंकि यह है आपका
साथियों इनमें नोड और इंटरनोड होता है। अब यह नोड और इंटरनोड क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। साथियों नोड एवं इंटरनोड एक का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण होता है। ठीक है, तना जो है साथियों, इस प्रकार से जो तना होता है इसका विशेष लक्षण क्या होता है, तो नोड या फिर नोड। क्योंकि साथियों अदरक जो है यह एक संरचनाएं पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि यह अदरक जो है तना से है या फिर जड़ नहीं है। ठीक है, यह तना है, जड़ नहीं है, बात को याद रखेंगे। पादप कली है, क्या है साथियों, पादप कली क्या है, तो यह एक भ्रूणीय टहनी है। क्या है, यह भ्रूणीय टहनी है साथियों, याद रखेंगे। चलिए बात को आगे हम लोग करते हैं, तो यहाँ ध्यान देंगे, इसके बारे में कुछ कथन है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रोहोड़ को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। साथियों याद रखेंगे इस चीज़ को। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो उसको क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कहते हैं साथियों हेलोफाइट। ठीक है, इस तरह से नामों को याद रखेंगे। और यह जो क्लास है हम आपको बता दें साथियों, बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर बिहार कांस्टेबल हो, सभी के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि साथियों आप थोड़ा हाई लेवल का क्लास ऑब्जेक्टिव को करते हैं, थोड़ा हाई लेवल को तैयारी को करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका लोअर लेवल अपने आप तैयारी हो जाता है। इसलिए हम बता रहे हैं कि ये सभी के लिए है। लवण मृदवृद्धि, साथियों मृदभिद उन पादपों को कहते हैं जो कि उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे आप चीज़ों को। कहता है साथियों इलेक्ट्रोग्राम EEG निम्न में से साथियों किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है, इसका सही कथन क्या है, तो याद रखेंगे साथियों यह मस्तिष्क के निगरानी हेतु होता है। ठीक है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। EEG है साथियों जो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों को मापने वाला एक यंत्र है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके समक्ष है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण क्या है, साथियों यह आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड हो जाएगा साथियों, इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन IR या साथियों उपरोक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार हेतु किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसमें इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे चीज़ों को। चलिए आगे बात करें, तो कहता है साथियों कि जीवों में अत्यंत विविधता का कारण क्या है, तो इसका कारण एक ही है साथियों, क्या है, तो उत्परिवर्तन है। ठीक है, उत्परिवर्तन है, इस प्रकार से याद रखेंगे। चलिए तथ्यों की ओर बात किया जाए, तो कहता है कि वैज्ञानिक का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत का आधुनिक रूप दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। ठीक है, आधुनिक नव डार्विनवादी के अनुसार जीनों के साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। अतः साथियों इन परिवर्तनों को अपरिवर्तन कहे उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्ट वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में आवरण द्वारा यह नई जातियों की उत्पत्ति भी करती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात की जाए, तो कहता है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, साथियों यह जो आधार है यह आपका लैलिक जनन है। ठीक है, लैलिक जनन पे आधारित है, यह याद रखेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता सिद्धांत लैलिक जनन पर आधारित है, याद रखेंगे। डीएनए की खोज किसने की थी, साथियों डीएनए की जो खोज है वह आपका किसने किया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर E है, अर्थात साथियों जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक होंगे, या फिर साथियों ग्रेग मेंडल, या फिर जॉनसन, या फिर हरगोविंद खुराना होंगे। इसमें से कौन होंगे, तो चलिए तथ्यों की ओर बात करते हैं, हम सबको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन या फिर डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, HF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है, गलत धारणा है। वस्तुतः इस वैज्ञानिक ने एक्सरे की विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में साथियों
डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 में विस्तृत रासायनिक शास्त्री फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, फ्रेडरिक मिस्टर ने किया था। फ्रेडरिक ने साथियों इसे न्यूक्लिन कहा था, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। इसका सही आंसर ये होगा, ना कि ये, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका साथियों, इस प्रकार से देख सकते हैं कि जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, डीएनए, ठीक है। डीएनए इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में साथियों डीएनए उत्तरदायी होता है, और ये आप सबको लगभग पता होगा। आगे है साथियों कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, वह होती है साथियों ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। क्या होती है साथियों? ग्लाइकोजन के रूप में होती है। तो याद रखेंगे इसे आप लोग। चलिए जानते हैं साथियों इसके बारे में कुछ है। साथियों शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सभी को पता होगा, और यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है साथियों, जो कि शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं साथियों कि एक सरल शर्करा है यह, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, यह एक अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है, और साथियों यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग यह सभी कथनों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो साथियों तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उस चीज़ को आपको सॉल्व कर सकें। साथियों मानव शरीर में होता है क्या? साथियों मानव शरीर में जो होता है वह क्या है साथियों, लगभग 70% जो होता है साथियों पानी होता है, ठीक है। इसको आप सभी लोग जानते होंगे। हमारे शरीर का अधिकतम जो भाग है साथियों उसमें जल की से बना है, और मानव शरीर में जल की मात्रा साथियों 2/3 में होती है, अर्थात लगभग 70% हमारे शरीर में क्या होती है साथियों, तो जल की मात्रा होती है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होती है साथियों, वह होगा आपका विटामिन, क्या हो जाएगा साथियों, तो विटामिन के, ठीक है। चलिए जान लेते हैं साथियों, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का, ब्लड क्लोटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है, और साथियों याद रखेंगे इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ एंटीथोरोमिक कहते हैं साथियों। तो यह आप लोग याद रखिएगा। उसके पश्चात है साथियों कि इसकी कमी वाले व्यक्ति को ऑपरेशन आसानी से नहीं हो पाता है, याद रखेंगे, क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने से का डर भी बना रहता है। तो यह कथन आप लोग याद रखेंगे साथियों कि जिन लोगों में इस प्रकार की कमी होती है उनका जल्दी क्या होता है साथियों, तो उनका जल्दी ऑपरेशन नहीं हो पाता है। आगे है साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पर्धक विषयों के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? साथियों इसका सही आंसर आपका विटामिन के आपके समक्ष इस प्रकार से है। साथियों प्रतिस्पर्धक विषयों के विष प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है, और इस विटामिन को साथियों रुधिरस्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति का ऑपरेशन आसानी से नहीं हो पाता है साथियों, इसका अधिक रुधिर बह जाने का डर भी होता है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोफेरॉल कहते हैं साथियों, ठीक है। तो याद रखेंगे साथियों इस तरह के कथन को क्या कहते हैं, तो विटामिन D2 कहेंगे साथियों, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में भी। विटामिन D2 को अर्गोकैलिफेरॉल कहते हैं साथियों, जबकि विटामिन D3 कैलिफोरस कहलाता है। विटामिन डी साथियों विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुरूप से के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। तो यह याद रखिएगा साथियों, हमें जो भोजन प्राप्त होता है वह आपका इसी के कारण प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की जर्री, मछली के तेल आदि के मिलता है साथियों, और इसकी कमी से बच्चों में
सूखा रोग या फिर रिएक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे चीज़ों को, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है साथियों कहाँ पे, तो याद रखेंगे यह यकृत में आपका हो जाता है, ठीक है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित होती है साथियों, और विटामिन ए का रासायनिक नाम साथियों याद रखेंगे रेटिनॉल होता है, जिसका कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है, और इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका मुख्य स्रोत साथियों दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि, ये सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है साथियों। क्या यह रेटिनॉल जो कि फैलेथेल्मिया साथियों, नेक्स्ट होगा आपका टोकोफेरल जो कि बेरी है, नेक्स्ट है साथियों साइनोकोवैलिम जो कि रक्त लपता है साथियों, और अर्गे कैल्सिफोरल जो कि रिएक्ट है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है साथियों, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा साथियों इस प्रकार से, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। तो साथियों कह रहा है कि रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से क्या होता है साथियों, तो जीरो फैलेथेल्मिया हो जाता है साथियों, और कोलाम्बिया साथियों हिंदी में थोड़ा सा आप सभी को पता होगा कि हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में साइंस के शब्दों को टफ होता है, इसलिए मेरा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यही अगर इंग्लिश में होता है तो हम लोग बेटर ढंग से समझ पाते हैं कि रक्तलता तथा विटामिन डी, विटामिन 3 तथा अर्गोलेक्सीफेरल विटामिन डी की कमी से बच्चों के में रिएक्ट का नामक एक क्या होता है साथियों, तो रोग हो जाता है। और बेरी विटामिन 1 अर्थात थायमिन की कमी से साथियों होता है, जो कि क्या होता है साथियों, ना कि वह क्या होता है तो टोरोफेरल विटामिन ई की कमी से होता है। तो इस प्रकार से कथन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से कथन को याद रखेंगे। आगे कह रहा साथियों निम्नलिखित में से किस युग में सही सम्मेलन नहीं है साथियों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई आपके समक्ष इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। चलिए कथन को समझते हैं तो आपके सामने चीज स्पष्ट हो जाएगा। कह रहा साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, सूर्य का प्रकाश एवं एक कार्ड युक्त यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत होता है, और गेहूं अंकुर तेल साथियों विटामिन ई का प्रमुख स्रोत होता है, जबकि अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। साथियों संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है, इनमें विटामिन ए भी क्या है साथियों बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई अवशिष्ट उत्तर क्या होगा साथियों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या होता है साथियों, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात साथियों B12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोबाल्ट एक खनिज लवण है साथियों याद रखेंगे, जो कि विटामिन B12 का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक है साथियों, याद रखेंगे। इसकी कमी से यंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की कार्यकी की गड़बड़ हो जाती है, और विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि है साथियों, ठीक है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। तो यह याद रखिएगा साथियों कि शरीर की वृद्धि हेतु विटामिन 12 बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। एक स्वस्थ वाचक मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, वह होता है साथियों 5 से 6 लीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे साथियों। कैसा लग रहा है क्लास आप लोग जरूर बताते चलें। अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करें साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है। कह रहा है रक्त एक तरल संयोजिक ऊतक है साथियों, और यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग साथियों 7 से 8% होती है। साथियों याद रखेंगे एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर क्या होती है साथियों, तो उनमें रक्त होती है, जो उनके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग साथियों 1/13 भाग होता है। तो यह भी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है साथियों। कहता है आधान का मतलब साथियों ट्रांसफ्यूजन, ठीक है साथियों। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि साथियों डैश भी संगत होता है। इसका डैश में क्या हो जाएगा साथियों, तो RH कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखते चलेंगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा रक्त आधान ब्लड
ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। साथियों, RH कारक की खोज लेग्ड स्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त से किया था। तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, रीसस बंदर के रक्त से किया गया था पहली बार इसका क्या खोज। ठीक है, इस पे प्रयोग किया गया था। चलिए साथियों, कहता है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, स्फिग्नोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है साथियों, तो 120 से 80 होता है। ठीक है, 120 से 80 होता है। और धमनियों में रक्त दाब की दो अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुचन दाब कहते हैं तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर प्रचुरनक दाब 120 मिली तथा प्रसारण दाब 80 मिली क्या होता है साथियों। ठीक है, रक्तचाप को डॉक्टर क्या कहते हैं, तो डॉक्टर स्फिग्नोमीटर यंत्र के द्वारा मापते हैं। तो यह मीटर आप लोग याद रखेंगे, आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। देखिए, बीपीएससी हो या फिर कोई भी एग्जाम हो साथियों, तो आप साइंस को टफ मानते हैं, यस टफ होता भी है, लेकिन साथियों हम अगर स्मार्ट स्टडी करें तो हमारे लिए साइंस हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो टफ नहीं होगा। चीज़ क्या है कि हम कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से आने वाले हर चीज़ को कॉन्सेंट्रेट बनाकर पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीज़ अपने आप समझ में आएगा। फिर उसको कितना भी घुमा कर पूछा जाए आप चीज़ों को गलत नहीं करेंगे। अब यहाँ से आपका रक्तदाब के बारे में पूछा जा रहा है साथियों, तो रक्तदाब के बारे में अगर यह पूछा जाए तो आप तो यहाँ आंसर लगा दोगे, लेकिन रक्तदाब से आपको जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ पूछा जाए साथियों तो इस कथन के माध्यम से आप चीज़ों को हल कर लोगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है साथियों, इस कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होती है, वह है साथियों आपका कितना, तो याद रखेंगे 1200 सीसी। ठीक है, 1200 सीसी होते हैं साथियों, याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं। ब्रिक मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषात्मक पदार्थों का मूत्र के माध्यम से साथियों बाहर निकालना होता है। तो यह चीज़ को याद रखेंगे सबसे पहले। उसके पश्चात कह रहा है साथियों कि मानव ब्रिक प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। लगभग साथियों याद रखिएगा 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखेंगे। उसके पश्चात कह रहा है कि ब्रिक के से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रभावित हुई होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग चीज़ों को समझते चलेंगे। उसके पश्चात इंसुलिन है। इंसुलिन क्या है साथियों, यह बहुत ही एक कह सकते हैं बहुत ही जाना पहचाना सा यह प्रश्न है। यह हमेशा आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से प्रश्न। साथियों यह आपका प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है, याद रखेंगे साथियों। इंसुलिन साथियों याद रखेंगे इंसुलिन के बारे में, तो पैंक्रियाज अर्थात अंगनाशय के अंतत स्रावित भाग लैंगरहैंस की द्विपाका का टीका कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन्स है। और साथियों यह रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन के माध्यम से क्या होता है साथियों, जिसका रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण करती है। तो इस चीज़ों को याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है साथियों, यह याद रखेंगे। हार्मोन्स की बात की जा रही है तो आपका इंसुलिन जो है साथियों ये एक प्रकार की हार्मोन्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद साथियों कि महिला सेक्स हार्मोन्स है। साथियों महिला सेक्स हार्मोन्स की बात की जा रही है तो वह क्या होगा, तो याद रखेंगे एस्ट्रोजन होगा या फिर एंड्रोजन होगा या फिर साथियों और कोई होगा, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो साथियों याद रखेंगे आपका एंड्रोजन ऑप्शन नंबर ए एंड्रोजन होगा। साथियों महिला सेक्स के बारे में बात की जा रही है, महिला सेक्स हार्मोन्स के बारे में। साथियों यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन आपके समक्ष है। एंड्रोजन एक क्या है, तो हार्मोन है साथियों जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरनॉल की कोशिका द्वारा यौवन प्रारंभ से लेकर रचनोवृद्धि की आयु लगभग साथियों 45 से 52 वर्ष तक होता है। और प्रमुख एंड्रोजन साथियों याद रखेंगे स्ट्रेटियोल होता है। ठीक है, स्ट्रेटियोल होता है जिसके नाड़ी विकास हार्मोन्स कहते हैं। तो यह कथन आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों इस प्रकार से, क्योंकि यह मादा के द्वितीय
लिंग लक्षण साथियों, जिसमें लड़कियों में क्या स्तनों, दूधों, ग्रंथियों और गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित क्या होता है साथियों, विकास होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखना होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे साथियों, क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक होते हैं। ठीक है, दो लक्ष्य ऊतक होते हैं साथियों, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन्स गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दूध पान के समय स्तनों की पेशियों को क्या कहते हैं साथियों, तो पेशियों को सिकोड़ कर दूध उत्छेन को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, दूध पालन अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसके पिटोसिन कहते हैं। तो चीज़ों को याद रखेंगे साथियों। सबसे पहले पिटोसिन क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या होते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखेंगे, आपको हमेशा चीज़ याद रहेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है। साथियों आयोडीन मिली किस हार्मोन में होती है, तो याद रखेंगे आपका थायरोक्सिन में होगा। ठीक है, थायरोक्सिन में होगा साथियों। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से क्या होता है साथियों, तो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होती है और उत्तेजित करने वाला स्रावित हार्मोन्स TSH थायरोक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन या साथियों याद रखेंगे थायरोटोनिक है, जिसका स्राव अंग पिट्यूटरी या थायरोट्रॉफ कोशिकाओं करती है। यह शरीर में आयोडीन की कमी में से घेघा रोग होता है, तो यह चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आयोडीन की कमी से आप सभी को पता होगा कि साथियों घेघा टॉयटर के रोग हो जाते हैं, जिस मतलब देखेंगे साथियों आप लोग कि गले में आप लोग देखेंगे गले में कुछ इस प्रकार से निकल जाता है साथियों बाहर सा। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को पता होगा। चलिए उसके पश्चात कह रहा है साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपका कि पीयूष ग्रंथि स्थित होते हैं कहाँ, आंत में, लीवर में या फिर साथियों मस्तिष्क में, किडनी में। साथियों पीयूष ग्रंथि जो होता है वह आप सबको पता होगा मस्तिष्क में होते हैं। ठीक है, यह बहुत ही बड़ी एक ग्रंथि होती है साथियों, याद रखेंगे। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतस्रावित ग्रंथि होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है साथियों क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये चीज आप सबको पता भी होगा। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकाएं में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल का पाया जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक है साथियों, प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पादक है वह आपका हो जाएगा आपका शर्करा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है साथियों, सॉरी साथियों, ऑप्शन नंबर बी आपका O2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कथन पे। तो प्रकाश संश्लेषण जो है साथियों वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रदान करना रचना या उत्पोदाप के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिकरणों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं साथियों। यह है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इस प्रकार से पूरा साथियों प्रकाश संश्लेषण अपने कार्य को करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं साथियों। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ATP आप सबको पता होगा, यह है साथियों। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए बात करते हैं आगे क्लोरोप्लास्ट साथियों में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा याद रखेंगे साथियों। ठीक है, क्या होगा साथियों कि क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिका है जिसके पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण होता है साथियों। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। उसके पश्चात कह रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, वह क्या होता है साथियों, कोशिका भत्ती होता है या फिर माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है या फिर कोई अन्य होता है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
साथियों तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है। साथियों याद रखेंगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा साथियों कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। भ्रूण किस में मिलता है साथियों, वह आपका बीच में मिलेगा। ठीक है, बीच में मिलता है, याद रखेंगे। चलिए आगे बात की जाए साथियों, पौधों में भ्रूण बीच में मिलता है और अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर निकल जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? इसका ऑप्शन नंबर ई हो रहा है साथियों। तो याद रखेंगे, ई जब भी होगा आप सभी को पता होगा तथ्यों पे बात की जाती है। साथियों क्लोरोफे याद रखेंगे साथियों, क्लोरोरेम्फेनिकॉल ठीक है एक प्रतिजैविक औषधि है। ठीक है, जिसका उपयोग साथियों बैक्टीरियन इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। और सल्फागुनाडिन एक प्रकार का क्या है साथियों, तो सल्फेट नामक एक प्रतिजैविक है। ठीक है, सल्फोनेमिड एंटीबायोटिक जो साथियों जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार साथियों प्रश्न नंबर ई आपका क्या होगा, विकल्प ई जो है साथियों वह सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा साथियों मेरा अब बोलने से थोड़ा सा गला दर्द करने लगा है, तो थोड़ा हम अब स्लो चलेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा कॉपरेट करते चलेंगे। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है इसका साथियों, तो जल जन्य रोगों का। ठीक है, जल के कारण साथियों आप लोग देखते होंगे कि जब भी वर्षा का मौसम आता है तो शहर में साथियों उस गांव मोहल्ले में टाइफाइड की बीमारी अधिक देखी जाती है। टाइफाइड तथा कलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है साथियों। और टाइफाइड को रोग का कारण सल्मोनेला टाइडी तथा कलरा का कारण याद रखेंगे साथियों विट्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, तो आपसे ही याद रखेंगे, नामक जीवाणु का नाम याद रखेंगे। देखिए बायोलॉजी में आपको दो ही चीज़ याद रखना होता है, एक किसी भी डिशेज का नाम, उस डिशेज किस प्रकार से होते हैं उसका चीज़, और आपको यही साथियों किस जीवाणु के कारण हो रहा है, किस कारण हो रहा है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है साथियों, याद रखेंगे। उसके पश्चात कह रहा है कि मनुष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स खाद्य निष्पादक द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे साथियों यकृत होता है प्रभावित। ठीक है, चलिए जान लेते हैं आगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, यकृत जो है साथियों क्या है, तो एक मुख्य पाचन ग्रंथि है, सबको पता होगा, जो कि खाद्य निष्पादक द्वारा प्रभावित हो जाती है। और साथियों एफ्लोटॉनिक्स नामक जहरीली पदार्थ साथियों क्या है, कुछ कवक जैसे एस्परजिल्स तथा पेनिसिलियन की कुछ प्रजाति उत्पन्न कर भोजन को निष्पादन कर देती है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में साथियों फिल्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ई आपके समक्ष है। तो चलिए तथ्य को बात करते हैं। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या फिलहा थाइसस ग्रंथि, अस्थियम मज्जा, बोन मैरो आदि में क्या होता है साथियों, तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं साथियों, WBC। ठीक है, वर्ड साथियों वाइट ब्लड सेल इसको कहते हैं WBC को। ठीक है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो चीज को याद रखेंगे, इस प्रकार से इसका कार्य होता है। ठीक है, ओकोजिन संबंधित है किससे, तो कर्क रोग से याद रखेंगे साथियों। ओकोजिन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर, ठीक है, कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1917 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर का वायरस का घटन था, जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम भी दिया गया है। तो आपसे यह नाम याद रखना होगा। ठीक है, चलिए उसके पश्चात है कि रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो स्मास्थानिक है, वह है साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई है साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, रेडियो फास्फोरस P32 तथा
कोबाल्ट 60 का उपयोग क्या होता है साथियों, तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। साथियों, तीव्रता एवं प्रयोज्यता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तंबाकू है, एल्कोहल है और क्या है साथियों, तो आपका आयनिक विकिरण है और पाराबैंगनी है। साथियों, इसका सही आंसर आयनिक की विकिरण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, आयनिक विकिरण वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यह रोग भी उत्पन्न करता है और उपचार भी यही करता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण साथियों विकिरण का क्या करता है, तो उपयोग करता है। और अनुसंसाधनों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्य विकिरण साथियों एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक साथियों विकिरण का प्रयोग के क्या होता है, तो कैंसर हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। साथियों, इसका सही आंसर आपका प्रणाली की स्वपोषी क्रिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। उसके बाद कह रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। साथियों, मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः क्या होता है साथियों, तो 58.6 होता है डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम में स्थिर बने रहने का कारण साथियों शरीर के तापक्रम नियंत्रण की क्या है यांत्रिक जैविक प्रणाली होती है का कार्य करता है। और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस क्रिया का क्या करता है साथियों, तो नित्यांत करता है। तो यह चीज याद रखेंगे। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है साथियों कौन, तो याद रखेंगे हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से चलिए आगे बात किया जाए। कहता है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विकिरण कैसे होता है। साथियों, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विकिरण कैसे होता है, तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या उपयुक्त में से सभी थे। साथियों, जीन के श्रमण और क्या है साथियों, तो क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन में के मिश्रण उपयुक्त तीनों से क्या होता है साथियों, तो लैंगिक जनन की अनुवांशिक विकिरण होते हैं। तो याद रखेंगे यह था। डीएनए को किसने अंततः पात्र में बताया। साथ याद रखेंगे इसका ऑथर साथियों, ऑथर कौन वर्ग होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही इसका हो जाएगा। साथियों, ऑथर कॉनबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंततः पात्र में बताया था। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों याद रखेंगे ऑर्डिन कार्नर्स को ही दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए। तो साथियों इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 14 नवंबर हो जाएगा। विश्व मधु दिवस के रूप में साथियों 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सबसे छोटा जीव यहाँ याद रखेंगे साथियों, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है आपका साथियों माइक्रोप्लाज्म। ठीक है, तो याद रखेंगे इस तरह से चीज़ों को। चलिए आगे बात किया जाए। तो साथियों आगे है आपका, यहाँ ध्यान देंगे साथियों थोड़ा सा आप सभी, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है साथियों। तो इसका याद रखेंगे, इसका सही आंसर आपके समक्ष इस प्रकार से है साथियों जीवाणु। ठीक है, जीवाणु में साथियों वायरस क्या होते हैं साथियों इसमें, तो याद रखेंगे इसमें क्या होती है, निम्नलिखित में से कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। ठीक है, चलिए जीवाणु शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो लैटिन शब्द वायरस से हुई है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो याद रखेंगे, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। ये साथियों कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। और रासायनिक दृष्टि से यह साथियों ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लियर अम्ल होते हैं। साथियों जीवाणु पोषण कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका दिग्घूषण हो सकता है। ठीक है, तो साथियों इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, उसके पश्चात कह रहा है कि बिल तथा मेंडिला गेट फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्य आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। साथियों इसका सही आंसर आपका HIV
एड्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं साथियों। तो साथियों, भारत में HIV या फिर एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेंडिला गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आवाहन की शुरुआत 2003 में की गई थी। तो इसी तरह से चीज़ों को याद रखते चलेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम। ठीक है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रयोग प्रत्यारोपण हुआ था। साथियों याद रखेंगे, इसका सही आंसर दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों, किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिस चयन बर्नार्डे दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक क्या किया था साथियों? तो प्रतिस्थापन किया था, ट्रांसप्लांटेशन किया था। ठीक है साथियों, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज आप याद रखेगा, आपका सही आंसर ब्लूवेन हो जाएगा। ब्लूवेन ह्यूक हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। एंटिनो वेन ब्लूवेन ह्यूक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी याद रखा जाता है। तो इनको याद रखिएगा साथियों इस प्रकार से। इन्होंने साथियों 1676 में अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से क्या किया था? तो जीवाणु की पहचान की थी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आप सभी लोग बताइएगा साथियों कि सेशन कैसा लग रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि समझा पा रहे हैं। थोड़ा सा साथियों थक से जाते हैं तो जल्दी क्लास लेने का थोड़ा स्पीड हम भाग रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ को समझिएगा, थोड़ा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, हम भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। साथियों याद रखेंगे, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है साथियों आपका क्या? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। साथियों बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है साथियों? जीवाणुओं द्वारा उपयोगी पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है। साथियों उसके पश्चात है कि कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है साथियों? तो याद रखेंगे वह एक वायु प्रदूषण है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे इस बात को। साथियों कणीय तत्व जो है पार्टिकुलर मैटर को कणिक प्रदूषण भी कहा जाता है, जो कि साथियों वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों का व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण है। ठीक है, और यह साथियों वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक कारणों का प्रमुख कारक है। तो इस चीज से याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है साथियों कि संवहनी, ठीक है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? ठीक है, वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है साथियों? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे साथियों जाइलम टिश्यू के माध्यम से जाता है। ठीक है, चलिए साथियों जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषण तत्व पूरे पौधे में जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, उसके पश्चात कह रहा है साथियों कि सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, वह आप याद रखेंगे साथियों 36.9 डिग्री सेल्सियस पे कह सकते हैं साथियों इसका सही आंसर। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का जो तापमान वह 36.9 डिग्री होता है साथियों, और फ़ारेनहाइट में उसका मान साथियों याद रखेंगे 58.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है साथियों। ठीक है, सर्वदाता वर्ग में के रक्तदान का रक्त ग्रुप होता है क्या साथियों? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ओ होता है। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए तो आगे है साथियों आपके समक्ष कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साथियों ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकते हैं। साथियों जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप ओ होता है उसे याद रखिएगा साथियों, वो क्या यूनिवर्सल ब्लड कहा जाता है इसे, इसलिए साथियों इसे सर्वदाता भी कहा जाता है, यूनिवर्सल। यह ध्यान देने योग्य बात है कि साथियों ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिन दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिन किसी दूसरे से नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि क्योंकि व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। और साथ याद रखेंगे ए बी वर्ग वाले साथियों व्यक्ति को सर्वाधिक क्या करते हैं? ग्राही कहे जाते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। उसके पश्चात हम आगे बात करें तो कहता है साथियों सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। इसका सही आंसर साथियों याद रखेंगे ए बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साथियों ए और बी वाला जो है साथियों वह ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप
में बात की जा रही साथियों, ग्रुप ए को भी दे सकते हैं और ग्रुप बी को। वहीं साथियों ओ ग्रुप वाले सभी को दे सकते हैं परंतु सभी से ले नहीं सकते हैं। तो ये कथन को भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात किया जाए साथियों, तो कह रहा है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। साथियों याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है, ठीक है। हड्डियों की पढ़ाई किसके अंतर्गत होती है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होती है, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है और साथियों ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन तथा सोरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सिल्म का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत साथियों पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तथा उनमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात है कि कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी यंत्रिका निकलती है। साथियों इसका सही आंसर आपके समक्ष हो जाएगा 31, ठीक है। चलिए बात किया जाए आगे, तो साथियों कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी यंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। साथियों 20 आपका क्या हो जाएगा, 20 वर्षों तक आप याद रखेंगे मनुष्य के जीवन काल में, याद रखेंगे साथियों 20 जो होता है 20 बार दांत जो होते हैं उसके विकसित होते हैं, ठीक है। चलिए साथियों मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल 1 बार विकसित होते हैं। तो यह कथन आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अवस्थियां होती है। साथियों इसका सही आंसर आपके समक्ष 28 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से चीजों को आप लोग याद रखिए। साथियों प्रश्न नंबर 73 है, 73 नंबर प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में किए थे, आज हम लोग यहीं से फिर से स्टार्ट करेंगे। साथियों कह रहा है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती कितनी है। साथियों तो याद रखेंगे वह ठोस होती है, ठीक है। और कितनी होती है साथियों, इस चीज को आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जो मनुष्य के जो शरीर होते हैं साथियों उसके पैर की जो हड्डी होती है वो क्या होती है, तो ठोस होती है, याद रखेंगे, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है ठोस होती है। नेक्स्ट है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। साथियों याद रखेंगे ये लगभग आपका कितना हो जाएगा, तो साथियों क्या वह 100 हो जाएगा, 200 या फिर 300, कौन सा हो जाएगा साथियों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए जानते हैं वास्तविक में कितने हड्डियां होती हैं। तो याद रखेंगे साथियों 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वह 206 होती है। आप सभी को इस चीज़ के बारे में पहले से पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद साथियों जिसमें पहला है अक्षीय अंकाल, जिसको कहते हैं एक होता है साथियों उपागीय कंकाल, ठीक है। अक्षीय कंकाल और उपागीय कंकाल इसमें विभाजित होती है। चलिए आगे बात किया जाए साथियों, तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषित अंग नहीं है। साथियों याद रखेंगे यह अवशेषित अंग की बात की जा रही है। और साथियों सामने वाले चपटे दांत, ठीक है, जो हमारे सामने समक्ष होते हैं, सामने फ्रंट में जो टीथ होते हैं साथियों, यह क्या होता है साथियों, तो यह होता है आपका अवशेषी अंग का क्या होता है साथियों, नहीं होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में हम लोग साथियों। तो जीवधारियों में अकार्कीय एवं शारीरिक अध्ययनों में से हमें शेषी अंगों के बारे में ज्ञात होता है। साथियों यह एक ऐसा अंग है जो क्रियावहीन प्रतीत होता है, पर इसमें बुजुर्ग पूर्वज के क्रियाशील अंग के समजात दर्शाया जा सकता है। साथियों उदाहरण के आधार पर अगर देखा जाए तो मनुष्य के वृद्ध दांत में उपस्थित क्रीम रूप साथियों क्रीम रूप पाटी से शेषिका साथियों एवं आँख की निमेशन झिल्ली पर शेषिका सहकारिक, याद रखेंगे साथियों सहकारिक रूमेजिट स्तनपायी श्रेणियों में क्रियाशील होती है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे साथियों। आपको याद बस इतना रखना है तो काफ़ी आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ कम से कम याद रखेंगे। चलिए कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, वह कौन सा है। साथियों इसका सही आंसर एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा तथ्यों की ओर, तो आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों कि एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है, ठीक है। क्या कह रहा है, एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करते रहता है। ध्यान देंगे कि जीवों को ज्यादातर अभिक्रियाओं एंजाइम की उपस्थिति में होती है और उत्प्रेरक के रूप में यह क्या करता है साथियों, तो यह अग्र और उत्क्रम
फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार के कार्य करते हैं, इसलिए इस पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से कथन को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह क्या है साथियों? याद रखेंगे विटामिन सी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए बात किया जाए आगे। तो विटामिन सी रसदार फल है और साथियों विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है ये चीज़। ठीक है, विटामिन सी कहाँ पाया जाता है साथियों? तो खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें से आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे। चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है साथियों, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे एस्कॉर्बिक होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए, दूध किसका घटिया स्रोत है बताया जा रहा है साथियों? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो याद रखेंगे इसका विटामिन सी का। ठीक है, विटामिन सी में अगर साथियों दूध में अगर विटामिन सी दिया जाए तो क्या हो जाता है साथियों? वो आप देखते होंगे साथियों कि वह विखंडित हो जाता है, फट जाते हैं। जैसे दूध में अगर नींबू डाल दिया जाए साथियों तो देखते होंगे कि दूध फट जाते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग साथियों सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, परंतु साथियों याद रखेंगे इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः साथियों यह विटामिन सी का घटिया सोर्स माना जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताया करें साथियों, और इस पूर्वालोकन के बाद आपके लिए कौन सा सीरीज लाया जाए आप लोग जरूर बताइए साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साथियों अभी जस्ट हम लोग बात किए थे कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों कि इलुलिन प्राप्त होता है। साथियों इलुलिन प्राप्त कहाँ से होता है? तो याद रखेंगे डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से होते हैं? डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होते हैं। इलुलिन एक क्या साथियों? तो पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया के जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को समझते चलेंगे और क्लास को जरा शेयर करते चलेंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, वह कौन सा है? याद रखेंगे वो आपका जल हो जाएगा। ठीक है साथियों, जल हो जाएगा। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है और इसकी मात्रा साथियों लगभग 80% तक भी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके पश्चात कह रहा है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजुआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? क्या साथियों इसका सही आंसर होगा? आप लोग जरा बताते चलेंगे। साथियों यहाँ पे आंसर क्लियर नहीं किया गया है, तो हम लोग साथियों तथ्यों की बात करेंगे, उसके पश्चात अपने आप आंसर हम सबको पता चल जाएगा। ध्यान देंगे, आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजुआ के उद्भव का प्रारंभ जो है वह 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। ठीक है साथियों, साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव साथियों 2.3 अरब पूर्व माना जाता है साथियों। तो इस प्रकार से जो भी है साथियों यह कथन गलत है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? साथियों निषेचन की जो क्रिया होती है वह आप याद रखेंगे अंडवाहिनी में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपके समक्ष इस प्रकार है, तो चीजों को समझते चलेंगे। कह रहा है साथियों कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, मानव में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। और साथियों मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्म शुक्राणु स्त्री जंजांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होता है और साथियों करोड़ों शुक्राणु यौन में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा के से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अतः साथियों सिर्फ एक शुक्राणु क्या होता है साथियों? अंडवाहिनी नील में अंडाणु को निषेचन करता है। तो इस प्रकार से चीज को समझते चलेंगे। ठीक है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे आधुनिक जो मनुष्य है, हम मनुष्य हैं जो हैं, हम सभी का जो पूर्वज हैं वह कौन है साथियों? तो आप याद रखेंगे साथियों यह ऑप्शन नंबर बी क्रोमेंगनान मनुष्य हैं। ठीक है, क्रोमेंगनान मनुष्य हैं साथियों, इस प्रकार से याद रखेंगे। ध्यान देंगे साथियों क्रोमेंगनान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। ठीक है, और याद रखेंगे यह आज के मानव से एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह सीधा था। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पूर्वज आधुनिक मानव के पूर्वज कौन थे? नाम आपसे याद रखा जाएगा या फिर साथियों लंबाई भी पूछा जा सकता है। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। ठीक है साथियों, यह भी आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक मानव का जो पूर्वज है वह किस युग में
किस युग में वह अस्तित्व में आए थे, किस युग से माने जाते हैं, तो याद रखेंगे पाषाण युग। ठीक है, चलिए उसके पश्चात कह रहा साथियों, वो पशुओं की खाल को सील कर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र द्वारा प्राप्त होते थे। साथियों वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100% आने वाले समय में आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। कहता है विकास का मुख्य कारक क्या है। साथियों विकास का जो मुख्य कारक है वह है आपका प्राकृतिक वर्णन। ठीक है, प्राकृतिक वर्णन है, इस प्रकार से समझते हैं थोड़ा तथ्यों को तो क्लियर हो जाएगा आपको। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। साथियों इनमें जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्यता क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को समझिएगा। उसके बाद कह रहा है कि शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसके कहते हैं क्या कहते हैं, क्या वह साथियों ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं साथियों, क्या हुआ पैरासाइटिज्म हो जाएगा, म्यूटिज्म हो जाएगा, कॉलोनिज्म हो जाएगा, या फिर कारणवर्ण हो जाएगा, कारणवर्ण हो जाएगा। देखते हैं साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। याद रखेंगे इसका सही आंसर आपके समक्ष हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए साथियों इसको तथ्यों की बात की जाए। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा तथ्यों पे। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है साथियों, याद रखेंगे, जिससे म्यूटिलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें शैवालों तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। और साथियों शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। याद रखना होगा कि कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध भी कराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है कि प्रतिवर्तीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। साथियों इसका याद रखेंगे, प्रतिवर्तीय क्रियाओं का जो बात की जा रही है वह आपका हो जाएगा साथियों स्पाइनल कोड। ठीक है, स्पाइनल कोड में होता है साथियों, याद रखेंगे। कशेरुक रज्जु में होते हैं साथियों, तो याद रखेंगे ये सब। थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो साथी हिंदी में अगर समझ पा रहे हैं तो ठीक है साथियों, लेकिन हम उनको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहें, ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि साथियों साइंस जो होता है साथियों वह हिंदी थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चीज़ों को इंग्लिश में भी समझते चलें। ठीक है, चलिए नाम को हिंदी में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, ज़्यादा आसानी से आपको नाम याद होंगे। ठीक है साथियों, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। और साथियों मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ओवला गेटा से आरंभ होता है और कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह साथियों मस्तिष्क कारण द्वारा ढका रहता है और कुल मिलाकर साथियों 31 जोड़े साथियों याद रखेंगे मेरु तंत्रिकाएं मेरु रज्जु से मिलता है। तो ठीक है साथियों, इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चीज़ को आप समझने का कोशिश करें, क्लास को एक बार दो बार देखें तो आप समझ पाएंगे। कोई भी एक बार में विद्वान नहीं बन पाता है। कहता है कि विकास का कारण क्या है। साथियों विकास का जो कारण है वह आपके समक्ष है कि पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। ठीक है, विकास का क्या कारण है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। साथियों समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में इस चीज को। कह रहा है विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर के स्लाइड में इस चीज को समझ चुके हैं। इनमें साथी जाति के अभ्युदय को आनुवांशिक विविधताओं की अन्योन्य क्रिया और प्राकृतिक चयन के आधार पर भी समझा जा सकता है। अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझेंगे। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले गैस का नाम क्या है। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, अर्थात यहाँ पे साथियों P&D दोनों बताया जा रहा है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे आप तथ्यों को समझेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में साथियों एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और साथियों प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन्स द्वारा ही पकता है। याद रखेंगे कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए सभी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। माम पौधे की भांति पौधा मिलता है। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो साथियों यह बीजों से है और तना काट से है। ठीक है,
तो याद रखेंगे इनमें दोनों से होगा साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे, अब आगे की बात किया जाए साथियों, यहाँ ध्यान देंगे माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। ठीक है, उसके पश्चात है कि पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है और उसे कहा जाता है। साथियों इसका सही आंसर आपका प्रसरण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके समक्ष इस प्रकार से आप चीज को समझ सकते हैं। पानी मिट्टी से जड़ों में प्रसरण ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। जल से बाहर निकालने जाने पर मछली मर जाती है, क्योंकि साथियों उसके साथ क्या होता है, तो वे श्वास नहीं ले पाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको पहले से ही पता होगा। अब साथियों जो आपको पता होगा वो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पता होगा यहाँ ध्यान दीजिएगा। हवा में लगभग साथियों 21% ऑक्सीजन होता है तथा पानी में भार की तुलना के लगभग 0.5 -0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है। किंतु साथियों अधिकतर मछलियाँ यानी पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 उसके साथ क्या होता है साथियों, O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। ठीक है, और याद रखेंगे इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी होता है, पतले चपटे गलफड़े एक गीले कागज की भांति साथियों कार्य करते हैं। मछली की जो गलफड़ा होता है साथियों उसकी बात की जा रही है। साथियों पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ जाती है, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है और इसे घुटते हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान नहीं होता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। तो ये था साथियों आपके समक्ष कुछ वैज्ञानिक रूप से समझ। हम लोग बचपन से जानते हैं कि मछली को पानी से निकाल देने के बाद वो मर जाती है, लेकिन क्यों मर जाती है यह वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आप चीज को समझ गए होंगे। चलिए आगे है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं क्या। साथियों उसे कहते हैं आवास, याद रखेंगे। ठीक है, किसी जाति विशेष के पौधे या परजीवों या अन्य जीवधारी के रहने की सटीक जगह को एक्चुअल लोकेशन आवास कहते हैं। साथियों याद रखिएगा इस चीज को। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। साथियों वह एक दूसरे को गंध के आधार पर पहचानते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सॉरी साथियों थोड़ा सा आप लोग यहाँ तथ्यों को भी देख लेंगे। साथियों लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। अब देखिए साथियों हम लोग समझते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं तो एक दूसरे से बोलकर अपनी भावना को समझाकर एक दूसरे के बात को समझ पाते हैं, लेकिन साथियों वह भी जीव जो हमसे भिन्न है उनके भी अपनी अपनी कुछ विशेषता होंगी, अपने आप में बात करने की तरीका होंगे। तो यहीं पे इस चीज़ बताया जा रहा है साथियों कि सभी पक्षी सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है और यह दृष्टि, आवाज़, स्पर्श, अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। जिस प्रकार से हम लोग अपने आंखों से देखकर किसी को चीज़ को चिन्हते हैं, जिस प्रकार से अपने आवाज़ को बोलकर किसी बात को समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, उसी तरह के साथियों दूसरे जीव भी अपने अपने तरीका से अपने जीवन शैली में प्रयोग करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उनके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मृदान करती हैं और साथियों जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए साथियों माइक्लोबीन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में साथियों याद रखिएगा आपका लोहा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए जान लेते हैं साथियों मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारी और मांसपेशियों में पाए जाते हैं, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं क्या। साथियों याद रखेंगे इसके सही आंसर हो जाएगा आपका डायलिसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, मनुष्य के शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। तो याद रखिएगा हम लोग कल के सेशन में भी इसको समझे थे। साथियों निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए इंसुलिन की कमी से साथियों मनुष्य में मधुमेह होता है। ठीक है, और साथियों इंसुलिन का मुख्य कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो याद रखेंगे इन चीज़ों को। साथियों एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। याद रखिएगा साथियों वह किसके द्वारा होता है, तो आपका जीवाणु। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होते हैं साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, सॉरी साथियों विषाणु के द्वारा होते हैं। क्षमा चाहेंगे साथियों, थोड़ा सा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है इसलिए हम कहेंगे ना, तो याद रखेंगे विषाणु के कारण होता है। ठीक है, चलिए तथ्यों की ओर बात किया जाए।
एड्स एक विषाणु जन्य रोग है साथियों, और एड्स रोग का कारण विषाणु HIV, याद रखेंगे साथियों। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है साथियों, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, आपसे HIV का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे है कि साथियों HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, क्या वह क्षय रोग है, आंत्रशोथ है, कैंसर है या फिर एड्स है। तो साथियों अभी आप ऊपर वाले सेक्शन को देखकर भी समझ गए होंगे इसका एड्स होता है। चलिए बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों निमोनिया एक संक्रमण है, किसका है साथियों, तो याद रखेंगे फेफड़े का है। ठीक है, फेफड़ों का है। निमोनिया क्या है, फेफड़ों का है साथियों। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण रोग है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में क्या होता है, प्रहार उत्पन्न करता है। यह साथियों संक्रमण विषाणुओं और जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है कि स्त्रियों की तुलना में स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकता है, क्योंकि उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए जान लेते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में इन बात को। याद रखेंगे स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित होता है साथियों, क्योंकि स्त्री में 2 डबल X होते हैं साथियों क्रोमोसोम, लेकिन वहीं साथियों जिसमें एक X क्रोमोसोम वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो साथियों दूसरा सामान्य एक क्रोमोसोम उससे संतुलित कर देता है। इस प्रकार से साथियों हम कह सकते हैं कि महिला केवल वाहक का कार्य करती है परंतु पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोग ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को समझिएगा। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। ध्यान दीजिएगा, आपका एक पेड़ से मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साथियों एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक, जिसे एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारण का काम करती है और इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे। साथियों गेहूं की खेती हेतु आप नाइट्रोजन का उर्वरक का उपयोग करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके समक्ष कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है। क्या वह लोहा होगा, मैग्नीशियम होगा, या फिर साथियों यहाँ ध्यान देंगे आपका लोहा होगा, मैग्नीशियम होगा या फिर जस्ता होगा साथियों। तो याद रखेंगे आपका मैग्नीशियम होगा। साथियों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है और क्लोरोफिल पौधा में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण साथियों वर्णक पिगमेंट है। यह याद रखेंगे कि यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से साथियों रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझते चलेंगे। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की क्रिया कहलाती है क्या। याद रखेंगे साथियों आपका क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है साथियों, ध्यान देंगे आगे कि हरे पादप स्वपोषी होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण साथियों की प्रक्रिया द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। और याद यह भी रखना होगा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है प्रकाश की सहायता से खाद्य का संश्लेषण करना। साथियों यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप सूर्य से के प्रकाश वर्ण हरित CO2 एवं जल स्तर H2O का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करती है। साथियों हम कल के लेक्चर में आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की विधि क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं साथियों कि इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। यह हम कल समझा दिए थे, इसलिए आज एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं साथियों कि इसके यह जो आप देख रहे हैं। चलिए उसके बाद कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। साथियों इसका नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग तथ्य पे बात करेंगे। तो साथियों कीटभक्षी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखिएगा, वे कीटों का भक्षण करके क्या करती है, अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है। साथियों जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उसका जो पौधा का अंग है वह आपका पुष्प है। क्यों है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। साथियों जीवन चक्र एक की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। पुष्प ही
परागकण द्वारा भ्रूण का विकास करता है साथियों, जिससे बीज बनता है और बीज के अनुकरण से ही पुनः पौधा बन पाता है। तो इसे हम लोग कहेंगे साथियों जीवन चक्र, लाइफ सर्कल इसे हम लोग कहेंगे। चलिए, पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करते हैं साथियों, तथा डैश में भी मदद करता है। क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे साथियों, क्या वो भोजन के भंडारण हो जाएंगे, पौधों का आकार देने, श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण क्या हो जाएगा? साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई दे रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग तथ्यों को समझ लेते हैं, आपके समक्ष क्वेश्चन का आंसर पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साथियों कि पौधों का तना पौधों के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करते हैं तथा भोजन के भंडारण हेतु साथियों मदद भी करता है। यह पौधे का पत्तियां, फूल एवं फलों के सहारा के साथ पौधे का आकार देने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, कौन है साथियों? सब जीवित वृक्ष की बात की जा रही है, तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो पड़गान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड, ठीक है, सिकोगा या फिर साथियों सिकोगा सेमरवीरेंस या फिर साथियों सिकोगो कह सकते हैं, शिकागो, ठीक है, सिकोआ है, ठीक है, सिकोआ कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है और सबसे छोटा, याद रखेंगे साथियों, सबसे बड़ा वृक्ष आपको सिकोआ है और सबसे छोटा एंटीजियोस्पर्म वुल्फिया है, ठीक है। तो इस तरह से दो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर मिल गया। साथियों नेक्स्ट है कि एस्पिरिन है क्या? तो साथियों एस्पिरिन जो है वह आपका क्या हो जाएगा? तो एंटी पायरेटिक है, ठीक है। यह लगभग साथियों हम लोग एक बार फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो याद रखेंगे इस चीज़ों को। साथियों ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? साथियों इसका सही आंसर आपका सोयाबीन में पाया जाता है। साथियों सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा होती है, इसलिए साथियों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बताया जा रहा है साथियों, सबसे अधिक, इससे ज़्यादा सोयाबीन से ज़्यादा किसी में भी आपको प्रोटीन नहीं होता। अगर किसी को प्रोटीन कमी है तो साथियों आप उनको सोयाबीन का सजेशन दें सोयाबीन खाने के लिए। साथियों वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है और इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है साथियों लगभग 38 से 42% होती है। देख सकते हैं 38 से 42% की बात की जा रही है, जो अन्य फलियों से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा आप लोग। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। याद रखिएगा साथियों, थोड़ा तथ्य पे बात कर लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। साथियों गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेरी द्वारा होता है, लेकिन हर भुट्टी फसल के साथ उपज हर बार घटती जाती है और याद रखेंगे साथियों इसलिए हर 3-4 वर्षों के बाद ताजी डाली कलियों का पुनः रोपण करना पड़ता है, ठीक है। तो कारण को आप लोग समझ गए। साथियों इसका टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी को वहाँ पे PDF मिल जाएगा। साथियों अदर जितने भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक हैं उन सभी बुक का वहाँ PDF मिलता है। साथ में वहाँ पे डिस्कशन भी आप हमसे कर सकते हैं कि आपको किस तरह से क्लासेस चाहिए, क्या किस टॉपिक पर चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, किस विषय पे चाहिए, किस तरह से BPSC और बिहार दरोगा में आने वाले समय में तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखिएगा साथियों। चलिए आगे बात की जाए तो कह रहा है संसार का सबसे बड़ा पुष्प, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसका सही आंसर आपका रेफलेशिया हो जाएगा, ठीक है, रेफलेशिया हो जाएगा साथियों। याद रखेंगे संसार का सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है और यह इंडोनेशिया वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ अर्नाल्ड द्वारा 1818 में पहली बार खोजा गया था साथियों। तो इनका नाम याद रखेंगे, खोजे गए वर्ष याद रखेंगे और साथियों इस फूल का व्यास जो है वह 100 सेंटीमीटर तक तथा वजन अगर बात की जाए तो 10 किग्रा तक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आगे बात की जा रही है आपके समक्ष साथियों, याद रखेंगे, कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा साथियों, इनको सम्मानित जो किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए बात करें थोड़ा सा डिटेल में तो साथियों हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए साथियों 1968 ईस्वी में
चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता भी लगाया। ठीक है, तो यह आप याद रखिएगा साथियों, इनके योगदान को, इनके द्वारा किए गए कार्य को। डॉक्टर द्वारा एंथीसीमिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन है? याद रखेंगे, वह आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। याद है रखिएगा साथियों, आगे कह रहा है कि आर्कियोटेपिक्स क्या है साथियों? याद रखेंगे, आर्कियोटेरिक्स जो है वह आपका हो जाएगा साथियों जुरासिक युग का सर्वपुराण पक्षी। साथियों जुरासिक युग आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग जब हम लोग साथियों फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से सब चीज़ समझाया जाएगा। उसके पश्चात है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसमें? याद रखेंगे साथियों, वह आपका हो जाएगा स्तनी में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा तथ्य पे। तो साथियों डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु है और डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है, जिनमें से गंगा डॉल्फिन भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। साथियों वह कौन सा रोग है? तो याद रखेंगे साथियों, वह क्षय रोग है। ठीक है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय इस रोग से साथियों प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेगा। साथियों भारत में क्षय रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और साथियों क्षय रोग का कारण जीवाणु होता है, इसका नाम माइक्रोकॉन्ड्रियम या फिर साथियों ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है साथियों, तो आप जीवाणु के नाम जान गए, उससे प्रभावित चीज़ों को जान गए कि कहाँ पे कौन सा पार्ट प्रभावित होता है। उसके बाद है कि रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं, क्योंकि ऑक्सीजन की कम या मात्रा को मुक्त करते हैं। ठीक है, या फिर साथियों और हम लोग देख लेते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसलिए रात को सलाह दिया जाता है कि पौधों के नीचे, पेड़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। हाँ, दिन को रहना होगा साथियों, दिन को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दिन में रहना। ध्यान दीजिएगा साथियों, रात के समय में पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी है वह कौन है? तो याद रखेंगे फ्रुक्टोज है। ठीक है, फ्रुक्टोज है। क्लासेस कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताएं। और आगे अगर बात की जाए तो सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक साथियों मोनोसेक्राइड है जो लगभग सभी फलों और शहद और कुछ सब्जियों में भी पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र याद रखेंगे साथियों C6H12O6 होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा साथियों कि फ्रुक्टोज का अणुसूत्र बताएं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। ये क्या है साथियों? तो यह प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठी शर्करा है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। शर्कराओं में सबसे मीठी साथियों, तो याद रखेंगे, आप अभी जस्ट यहाँ पे पढ़े हैं, तो यहाँ साथियों फ्रुक्टोज हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात कर जाए तो कह रहा है कर्वाहट के लिए मानव जीवन का संवेदनशील क्षेत्र है, वह क्या है? तो याद रखिएगा साथियों पीछे का भाग। ठीक है, यह याद रखिएगा साथियों मानव जीव का अग्रछोड़ मीठे, ठीक है, मीठे पश्चिम भाग कड़वे और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्रछोड़ एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव कराते हैं। ठीक है साथियों, तो इसको आप लोग समझिएगा। स्वादों की बात की जा रही है तो आप लोग समझेंगे। ठीक है, मटर पौधा क्या है साथियों? क्या वह शाक है, पुष्प है, झाड़ी है? ठीक है, तो याद रखेंगे साथियों मटर जो है वह शाक है। किस तरह से है यहाँ ध्यान दीजिएगा। मटर शाक फूल का द्विबीजपत्री पत्री पौधा है साथियों, जो साथियों यह रवि की फसल है और स्वर्ण रेखा, अपर्णा और पारस, अंबिका आदि इसकी मुख्य प्रजातियां हैं। ठीक है, तो मटर की प्रजातियां अगर आपसे पूछा जाए तो यह सब आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है या फिर होते हैं क्या? चर्बी, वसा, तेल, प्रोटीन या फिर स्टार्च।
साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो थोड़ा तथ्यों पे बात की जाए तो फलियां में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है और साथियों इनमें पौधों के क्या होते हैं, लेगुमिनोसेस कुल के अंतर्गत शामिल होते हैं। इनकी जड़ों की साथियों ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए साथियों मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द आदि ये सभी आएंगे। ठीक है, तो साथियों आगे हम लोग बात करेंगे तो कहता है साथियों कि थायराइड ग्रंथि और साथियों थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावित हार्मोन्स कौन सा है। साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए TSH होगा साथियों। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि TSH का मतलब क्या होता है, इसका यह किस प्रकार से होते हैं। थायराइड गले के पास पाए जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, इनमें स्रावित होने वाला हार्मोन्स शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है और यह हार्मोन्स क्या होता है साथियों, TSH होता है साथियों, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा साथियों कि यह क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है साथियों, तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए। कह रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है। साथियों इसका सही आंसर आयोडीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे साथियों, क्योंकि यह गले में आयोडीन जो बीमारी है साथियों यह गले में होती है। ठीक है, और यह थायराइड ग्रंथि जो है वह गले में ही पाए होते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल साथियों जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंततः स्रावित होता है साथियों, स्रावित हार्मोन्स होता है जो कि हम लोग अभी पढ़े हैं साथियों, THS। ठीक है, TSH सॉरी साथियों, TSH या थायरोट्रोपिन जिसका स्राव अग्र पिट्यूटरी की थायरोप्राइड कोशिकाएं करती है। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुधिर में आयोडीन एवं थायरोक्सिन की कमी होने वाली पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्रावत बढ़ जाता है जिसका प्रभाव थायराइड को अत्यधिक हार्मोन स्रावित करता है और साथियों इसलिए प्रेरित करता है और शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा, जो कि हम अभी थोड़ा सा पहले आपको बताए थे, नामक एक रोग भी देखे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका यह बायोलॉजी का अंतिम प्रश्न है साथियों, और इस तरह से आपका इस पूर्वालोकन में बायोलॉजी सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं साथियों, तो याद रखेंगे द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है साथियों मानव एवं अन्य जीव, जो कि एक क्या है, सर्वहारी है। आप सभी को पता होगा साथियों, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वहारी। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी ने पढ़ा होगा। मांसाहारी द्वितीय या गौण उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होती है और प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हम जो प्रजाति हैं साथियों या फिर हम जो मनुष्य हैं वह किस प्रकार के जीव में आते हैं। साथियों इस प्रकार से आपका पूरा बायोलॉजी का सेगमेंट खत्म होता है और इसके बाद हम लोग साथियों गणित की ओर अभी नहीं चलेंगे साथियों, आपका गणित यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसके बाद हम लोग पॉलिटी की ओर चलेंगे, राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे साथियों। आपका ज्योग्राफी का लगभग साथियों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, वह भी आपका क्लासेस चल रहा है। तो इस प्रकार से आपका पूरा डिटेल में आपका साथियों बायोलॉजी खत्म हो गया है। अभी तक साथियों जो भी बायोलॉजी में पूछे गए प्रश्न थे BPSC में साथियों वह आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बिहार दरोगा, BPSC या फिर बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको इस लेक्चर के सुनने के लिए बहुत ही रिक्वेस्ट करें, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है साथियों, ये आप याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं डेली, आप लोग जरूर ज्वाइन किया करें, वहाँ अपने बातों को रखा करें। ठीक है, ताकि हमें भी आप सबके विचारों से अवगत होने का मौका मिले। और आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद, जय भारत।